नमस्ते सभी को, मेरा नाम अंकित शर्मा है और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स क्लास 9 के लेवल का। तो पॉलिनोमियल्स शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहली बात तो पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। पॉलिनोमियल्स ऐसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं जिनके अंदर जो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं, जो भी वेरिएबल्स होते हैं इन्वॉल्व, वो हमारे होने चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर के। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर के हमारे वेरिएबल्स होने चाहिए। नॉन नेगेटिव से मतलब क्या है हमारा, अगर हम नंबर लाइन पे देखें इसको, तो जो हमारा नेगेटिव पोर्शन है ऐसी पावर हमारे वेरिएबल की नहीं होनी चाहिए। ओनली 0 से लेके पॉजिटिव तक ही हमारी जो भी वेरिएबल की पावर रहेगी वो ऐसी रहेगी, पॉजिटिव इंटीजर। अगर फ्रैक्शन में भी होगी तो भी हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, उनको सिर्फ हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे। जिन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के पास नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होगी उन्हीं को हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो पॉलिनोमियल्स में हमने समझा कि होते क्या हैं। अब समझने से पहले इसको अच्छे से हम पहले तो कुछ चीज़ों पर ध्यान देंगे। वो क्या होंगी? सबसे पहली तो कांस्टेंट्स। ये कांस्टेंट्स क्या होते हैं हमारे, जो कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस में आते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस खुद क्या होते हैं, ये कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में भी आते हैं। टर्म्स क्या होती हैं हमारी, सबसे पहले तो एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले इन चार चीज़ को समझते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या होंगे हमारे, ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका हमेशा वैल्यू फिक्स रहेगा, यानी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। अपोजिट टू वेरिएबल, वेरिएबल में हमारी वैल्यूज चेंज हो सकती है, लेकिन कांस्टेंट में वो कभी चेंज नहीं होगी। कांस्टेंट जो हमारे रहते हैं वो हमेशा फिक्स रहेंगे। एग्जांपल्स कोई भी आप कांस्टेंट टर्म उठा लो, 8 हो गया, 9 हो गया, 1/2 हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब वेरिएबल्स की जहाँ तक बात करें हम, तो वेरिएबल्स हमारे होंगे कोई सिंबल, जो कि हमारी जो छोटी वाली ABCD नहीं होती वैसे ही Z, ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू हमेशा बदली होगी, यानी कभी भी इसकी फिक्स वैल्यू नहीं होगी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट टाइम्स, यानी हर किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। उसके बाद अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आ गए हमारे। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको बेसिक, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनका बेसिक थोड़ा सा नहीं होता अच्छा। तो जब तक आप बेसिक को नहीं समझेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। क्या फ़ायदा बढ़ने का जब आपको यही नहीं पता होगा। अच्छा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी बहुत लोगों को नहीं पता होता। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन बोले तो किन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है? ये कॉन्स्टेंट्स का, वेरिएबल्स का और हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोले तो प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। इनमें से सभी इस्तेमाल हो सकते हैं कभी कभी, या फिर किन किन एक्सप्रेशंस में किन्हीं प्लस का ही इस्तेमाल होगा, या फिर माइनस का ही इस्तेमाल होगा, या फिर मल्टीप्लाई का इस्तेमाल होगा, या फिर केवल डिवाइड का इस्तेमाल होगा। और कभी कभी इन सब चीज़ों का एक साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। ये तो हो गए हमारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। फिर आते हैं टर्म्स पे। तो किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स वो चीज़ होती है जिसको डिवाइड कौन करता है, डिवाइडेड बाय प्लस और माइनस, जिनको प्लस और माइनस डिवाइड करता है। एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। सपोज करो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, एक एक्सप्रेशन ले लिया 2x + 5।
अब यहाँ पे देखने को कितने अरिथमेटिक ऑपरेटर दिखेंगे, एक तो 2x के बीच में मल्टीप्लाई और 2x और 5 के बीच में प्लस का, तो सिर्फ प्लस को ही कंसिडर करेंगे टर्म्स में, यानी प्लस ही केवल एक बॉर्डर की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है और 2x और 5 को डिवाइड कर रहा है। यानी कितनी टर्म हो गई यहाँ पर, फर्स्ट टर्म हो गई हमारी 2x और सेकंड टर्म हो गई हमारी 5। ये मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेगा टर्म्स को। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर इसमें अगर हम ले लेते हैं 3x माइनस 4y/3, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो मल्टीप्लाई ऑपरेटर है, एक सब्ट्रैक्शन है, फिर मल्टीप्लाई है और यहाँ पर डिवाइड का। तो जैसा कि यहाँ पर हम देखेंगे सिर्फ प्लस और माइनस ही डिवाइड करेंगे और कोई ऑपरेटर मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये दो ऑपरेटर कभी भी टर्म्स को डिवाइड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक नेगेटिव दिख गया, यही बॉर्डर की तरह बिहेव करेगा और 3x अलग टर्म और 4y/3 एक अलग टर्म कहलाएगा। ये तो हो गई टर्म्स की बात। अब हम समझेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कोएफिशिएंट क्या होते हैं। तो कोएफिशिएंट को समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेंगे। और देखो कोएफिशिएंट ना बहुत ही आसान है पता करना किसी भी वेरिएबल का, इससे ज़्यादा आसान कोई चीज़ है नहीं, लेकिन अच्छे से अगर समझोगे तो बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी सी बात है यार। सपोज करो एक मैंने एक्सप्रेशन ले लिया है 2x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखने को कितनी टर्म्स मिल रही हैं, 3। ये बात तो क्लियर है। अब क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आता है जैसे कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी x² का कोएफिशिएंट क्या है। तो सबसे पहले तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि x² जो वेरिएबल है ये किस टर्म में प्रेजेंट है। तो ये किस टर्म में प्रेजेंट है, पहली टर्म 2x², और इसका कोएफिशिएंट ढूंढने के लिए हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, x² पे ऐसे पेन रख देना है, ठीक है। दिख क्या रहा है हमें, 2, तो x² का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 2। सिंपल सी बात। इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लेता कोएफिशिएंट ऑफ x, तब हमारा आंसर क्या हो जाता, पहले तो वो टर्म ढूंढेंगे 4x और इस पे x पे पेन रख दो, क्या दिखा 4, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा x का 4। अब ये तो हमारा इजी सा एग्जांपल हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल अगर लेंगे तो 3xy प्लस 7y³ प्लस 6y²x, चलो ये मैंने ले लिया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन है बहुत ही आसान। इसमें मैं पूछता हूँ आपसे व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y। तो y का कोएफिशिएंट पूछा है, तो y का कोएफिशिएंट पूछा है, टर्म्स हैं हमारी 3, तो सबसे पहले ढूंढेंगे कि y कौन सी टर्म में है। तो y इस टर्म में दिख रहा है, कुछ बच्चे बोलेंगे इस टर्म में भी दिख रहा है, तो इस टर्म में y नहीं दिख रहा बेटा, इस टर्म में y³ है और इस टर्म में y² है। पूछा है सिर्फ y का, तो सिर्फ y वाली टर्म ढूंढेंगे। तो वो टर्म हो गई हमारी 3xy, चुपचाप y पे पेन रख देंगे, क्या दिखा 3x, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया बेटा 3x, ठीक है। अब y का तो हो गया, पूछते हैं x का कोएफिशिएंट। सपोज करो x का, अच्छा तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें 2 टर्म में x दिख रहा है, तो इस x को हम बदल देते हैं, इस x को कर देते हैं x², ठीक है। x का कोएफिशिएंट पूछा है, तो x का कोएफिशिएंट पहली टर्म में दिख गया हमको, पहली टर्म में दिख गया x का कोएफिशिएंट, तो वो टर्म क्या है 3xy। x पे पेन रख दो, देखो क्या दिख रहा है 3y, ध्यान से देखेंगे इसको तो क्या दिखेगा 3 और y, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 3y।
ये तो बस ऐसी मैंने आपको बात बता दी पेन रख के देखने वाली, बट बेसिक कंसेप्ट इसका क्या है कि कोएफिशिएंट किसी भी वेरिएबल का वो पार्ट होगा जो उस वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने देखा एक्स स्क्वायर के साथ बेटा इस टर्म में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, तो 2 इसका कोएफिशिएंट है। इसमें हमने देखा y वेरिएबल के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 एंड x बोथ 3x, तो इसीलिए इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया 3x। तो ये तो हो गई कोएफिशिएंट की बात। अब हम आते हैं इसके बाद वाली चीज़ पे, डिग्री। ठीक है, डिग्री क्या होती है एक पॉलिनोमियल की, ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। सपोज करो हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल कैसे लें इसमें, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ 3x + 4। ठीक है, इस पॉलिनोमियल में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कितने वेरिएबल हैं, सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि है हमारा x। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी हाईएस्ट पावर। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल में कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट है, x। तो x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, केवल एक ही x है और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी 1। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें लेते हैं 3x² + 4x + 2। इसकी डिग्री बतानी है। तो बेटा इसकी डिग्री आप बताओ क्या होगा इसकी डिग्री। इसकी डिग्री होगी, इसमें एक जो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी हाईएस्ट पावर। कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट है इस पॉलिनोमियल में, x। x की एक तो पावर दिख रही है 2 और एक पावर दिख रही है 1। तो हाईएस्ट कौन सी है 2 और 1 में, 2। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2। ठीक है, ये तो हो गया जब हम सिर्फ एक वेरिएबल के पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। अगर हम एक ऐसे पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल प्रेजेंट हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल विद मोर देन 1 वेरिएबल, इस केस में डिग्री क्या होगी। इस केस में एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल जैसे हमने लिया है 3xy + 4x³ y² + 7। तो इस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल प्रेजेंट है, 2, x और y। तो इस केस में डिग्री क्या होगी, इस केस में डिग्री हमारी होगी इस पॉलिनोमियल की, वो ये होगी कि जिन भी दो वेरिएबल, जहाँ जहाँ भी हैं दोनों वेरिएबल, हाईएस्ट पावर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। पहले तो x की हाईएस्ट पावर 3 यहाँ प्रेजेंट है और y की हाईएस्ट पावर 2 यहाँ प्रेजेंट है। इन दोनों पावर्स को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 3 + 2 5। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 5। ठीक है, ये देखो बहुत इजी कंसेप्ट है, इसको आप आसानी से मुझे लगता है समझ लोगे। कुछ बड़ी चीज़ है नहीं इसमें, लेकिन ये पता होना चाहिए, ज़रूरी है पता होना, इसीलिए मैंने थोड़ा सा टाइम दिया है इन सब चीज़ों पे, क्योंकि अगर ये सब नहीं पता होगा हमें तो आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे इस चैप्टर के। अब इस चैप्टर का सबसे जो हमारा चैप्टर अब शुरू हो रहा है, कैसे शुरू हो रहा है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं। पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज, प्लूरल है ना इसलिए। वेरियस डिग्रीज के पॉलिनोमियल कौन कौन से हैं वो, पहला होगा लीनियर, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 हो। फिर आता है हमारा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री हमारी 2 हो। थोड़ी सी राइटिंग पता नहीं कैसी बन रही है यार आज, कोई नहीं, अच्छा करेंगे। फिर आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल,
क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारी डिग्री क्या होती है? 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारी डिग्री क्या होती है? 3। फिर आता है हमारा बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 4 है। ठीक है, इन 4 डिग्रीज का स्पेशल नाम दिया गया है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक। बाकी इनसे अगर बड़ी बड़ी डिग्री होगी तो उनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, जस्ट उन्हें बोल दिया जाएगा पॉलिनोमियल इन द डिग्री ऑफ 5 और 6, जैसा भी होगा। अब अच्छा, इस चैप्टर में लड़ाई हमारी सिर्फ इन तीनों से है, कहीं कहीं पे दिख जाएगा लेकिन उसका उतना कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ इन्हीं तीनों पर पूरा पॉलिनोमियल्स आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो जब फैक्टराइज करेंगे तब आपको थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिख सकता है, उनको छोटा छोटा तोड़ के करेंगे फैक्टराइज, आगे जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा आपको अच्छे से। अब ये तो हो गया डिग्रीज के बेसिस पे। अब आ जाता है टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स ऑफ वेरियस टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है, वन टर्म है, तो उसको कहेंगे मोनोमियल, वन टर्म। सेकंड बाइनोमियल, बाइनोमियल में क्या हो जाएगा? टू टर्म्स प्रेजेंट होंगी। फिर आ जाएगा ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में क्या होगा? हमारी 3 टर्म्स प्रेजेंट होंगी, और जैसे ही हमारी टर्म्स बढ़ जाएंगी तो उनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, वो सिर्फ हम पॉलिनोमियल बोल देंगे उनको। अब एक इसमें उड़ता उड़ता निकल कर आता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनके पास सिर्फ एक टर्म है। क्या है? ओनली वन टर्म, और वो भी हमारी कांस्टेंट टर्म, ओनली वन टर्म, और वो भी हमारी कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म जैसे मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट यानी सिर्फ कोई फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। इसमें एग्जांपल्स हो सकते हैं 4 हो गया हमारा, 5 हो गया, ऐसे कुछ भी हो सकता है। इन कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री हमेशा क्या होगी बेटा? ये भी याद रखना, डिग्री हमेशा इनकी होगी 0। फिर एक बचा हुआ पॉलिनोमियल आ जाता है 0 पॉलिनोमियल। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इस्तेमाल नहीं है इनका चैप्टर में, बट आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ज्ञान आपको आपके पास होगा उतना ही बेहतर आपके लिए होगा। इसमें भी सिर्फ एक ही टर्म होती है, और वो भी मोस्टली क्या होती है? 0, या तो 0 ही कह सकते हैं, सिर्फ 0, मोस्टली नहीं कहेंगे। सिर्फ इसको मोस्टली एक करेक्ट वर्ड नहीं होगा, इसमें कहेंगे ओनली वन टर्म दैट इज 0। ठीक है, 0 टर्म वाला पॉलिनोमियल जिसमें टर्म 0 होगी उसको कहेंगे 0 पॉलिनोमियल। ऐसे पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड, अभी तक डिफाइन नहीं हो पाई है मैथमेटिक्स में, देखो कब होती है। और अगर कोई बढ़िया बच्चा होगा तो वही कर देगा इंडिया से, लेकिन देखते हैं क्या होता है।